हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। साकिब क्या हाल है? स्टार्ट करें? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं सर। जी ये अल्लाह का सर, शुक्र। स्टार्ट कर लें। ठीक है, स्लाइड्स नज़र आ रही हैं आपको? जी सर। हेलो। अच्छा चलें, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म। इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म से हमने आज कंटिन्यू करना है। और लेप्लास ट्रांसफॉर्म का जब हमने इन्वर्स कैलकुलेट करना हो एफ ऑफ एस को वापस एफ ऑफ टी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तो उस सूरत में हमने दो मेथड स्टडी किए थे कल। और इसमें इस तरह से था कि हम पार्शियल फ्रैक्शंस को यूज़ करते हैं एक लेप्लास ट्रांसफॉर्म का जो डिनोमिनेटर है उसको फैक्टराइज करने के लिए। और दो केसेस इस बेस पे प्रोड्यूस होते हैं। पार्शियल फ्रैक्शंस तो वैसे पूरे लेप्लास ट्रांसफॉर्म को फैक्टराइज करने के लिए होते हैं, कन्वर्ट करने के लिए होता है वो प्रोसीजर के इसको हम पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करें। लेकिन पोल्स फाइंड आउट करने के लिए और इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि बेसिकली आप जो है ना वो क्या करें कि जो डिनोमिनेटर है लेप्लास ट्रांसफॉर्म का उसके फैक्टर्स भी फाइंड आउट कर लें, लीनियर फैक्टर्स। और उसमें फिर एक कॉम्प्लिकेशन ये सामने आती है कि अगर आपके पास जो डिनोमिनेटर है लेप्लास ट्रांसफॉर्म का, अगर उसकी डिग्री काफ़ी ज़्यादा है, 2 से ग्रेटर अगर उसकी डिग्री है, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, तो उसके लीनियर फैक्टर्स बनाना खुद से कैलकुलेशंस करके काफ़ी टफ हो सकता है। और उससे बचने के लिए हमारे पास एक अल्टरनेट सोल्यूशन है कि हम मैटलैब को यूज़ करें। और मैटलैब में ये फैसिलिटी है कि वो आपको एक पोलिनोमियल के लीनियर फैक्टर्स बना के दे सकता है। और वो हमने किस तरह से किया था, बल्कि डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शंस परफॉर्म करने के लिए एक इसमें जो है वो कमांड है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक लेप्लास ट्रांसफॉर्म है बी ऑफ एस डिवाइडेड बाई ए ऑफ एस की फॉर्म में। और बी ऑफ एस क्या है? बी नॉट इंटू एस रेज़ टू पावर एन। ये फर्स्ट लाइन में देखें स्लाइड में, ये पढ़ा जा रहा है आपसे? अच्छा, बस मैंने इसका लार्ज कर दिया जी ताकि सर, बी मुझे नॉट क्लियर एस हो पावर जाए। एन ए प्लस जी बी ठीक है। वन एस एन माइनस वन ओके, एंड सो ऑन। तो ये बेसिकली एक एस की फॉर्म में ना, वेरिएबल एस की फॉर्म में एक पोलिनोमियल है। इसी तरह से डिनोमिनेटर में ए ऑफ एस है, एक एक्सप्रेशन है, एक जो है वो पार्ट है लेप्लास ट्रांसफॉर्म का, एस रेज टू पावर एन प्लस ए वन एस रेज टू पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन। तो ए नॉट, बी नॉट, ए वन, सॉरी, ए वन, ए टू, ए थ्री, ये सारे जो हैं वो बेसिकली डिनोमिनेटर के कोफिशिएंट्स हैं। और बी नॉट, बी वन, बी टू ये न्यूमरेटर के कोफिशिएंट्स हैं। तो मैट लैब में आप क्या करेंगे कि न्यूमरेटर के कोफिशिएंट्स को और डिनोमिनेटर के कोफिशिएंट्स को नम और डेन के नाम से ना वेक्टर्स बना के लिख देंगे। जैसा से मैंने अभी यहाँ जो है ना स्लाइड में देखे लिखा हुआ है, नम इज इक्वल टू जी सर। बी नॉट, बी वन, बी टू अप टू बी एन। और इसी तरह से जो डिनोमिनेटर के कोफिशिएंट्स उनको लिख देंगे वन, ए टू, ए थ्री अप टू ए एन। और जो मैटलैब फंक्शन है या कमांड है जो कि पार्शियल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने में हेल्पफुल होगी, वो होगी रेजिड्यू। रेजिड्यू उसका कीवर्ड है। इसको इनपुट के तौर पे ये दोनों वेक्टर्स आप पास करेंगे, नम एंड डी नम। और आर पी के, ये तीन पैरामीटर्स आपको कैलकुलेट करके देगी। आर पी के क्या चीज़ है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आर जो है वो रेजिड्यू होता है। रेजिड्यू किसको कहते हैं? जो पार्शियल फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर में वैल्यूज आ रही होती हैं उनको रेजिड्यूज कहा जाता है। और डिनोमिनेटर में फैक्टर्स होते हैं एस माइनस वन, एस माइनस फाइव, इस तरह के। तो एस माइनस पी वन जो है वो एक पोल है, एस माइनस पी टू एक सेकेंड पोल है। डिफरेंट पोल्स यहाँ पर ना इस तरह से आपके पास पी वन, पी टू की फॉर्म में आएंगे। तो आर वेक्टर में रेजिड्यूज होंगे बारी बारी एक एक फ्रैक्शन के।
और पी वेक्टर में जो है वो पोल्स की लोकेशंस होंगी, और बेसिकली आपके पास के ऑफ एस जो है वो गेन ऑफ द सिस्टम होता है। तो बेसिकली पी ऑफ वन हमारे पास माइनस पी वन के इक्वल है, पी ऑफ टी माइनस पी टू के इक्वल है, एंड सो ऑन। और जो रेजिड्यू है, रेजिड्यू ऑफ वन वो ए वन है हमारे पास, अभी जो हम एग्जांपल देख रहे थे उसमें। आर ऑफ टू सेकेंड रेजिड्यू ए टू है, एंड सो ऑन। इसी प्रोसीजर को अगर एक एग्जांपल पे अप्लाई किया जाए, हमारे पास एक ट्रांसफर फंक्शन है बी ऑफ एस डिवाइडेड बाई ए ऑफ एस। ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं बेसिकली किसी भी सिस्टम की आउटपुट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म डिवाइडेड बाई इनपुट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो वो गिवन है 2s³ प्लस 5s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 6 डिवाइडेड बाई s³ प्लस 6s स्क्वायर प्लस 11s प्लस 6। और इसके लिए आप जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वेक्टर्स लिखेंगे तो वो बन जाएंगे 2, 5, 3 एंड 6, क्योंकि न्यूमरेटर जो टर्म्स हैं 2s³ 5s स्क्वायर 3s प्लस 6, तो ये 2, 5, 3, 6 इसके कोफिशिएंट्स बनते हैं। ऐसा ही डिनोमिनेटर के लिए 1, 6, 11 एंड 6 ये लिख देंगे हम। इसको रेजिड्यू की कमांड को पास करेंगे तो आपके पास रिजल्ट के तौर पे रेजिड्यूज, पोल्स और गेन की वैल्यू आ जाएगी। रेजिड्यूज एग्जिस्ट करेंगे -6, -4 और 3। पोल्स की लोकेशन होंगी -3, -2 एंड -1, और गेन ऑफ द सिस्टम 2 होगा इस केस में। तो इस तरीके से ये हमारे लिए जो है वो हेल्पफुल होगा, और हम पार्शियल फ्रैक्शन आसानी से यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। -6, -4 और 3 ये रेजिड्यूज हैं। पोल्स की लोकेशन -3, -2 और -1 थी, तो उसको लिखने में इस तरह लिखते हैं s+3, s+2, s+1, और गेन जो है वो साथ वैसे एक कांस्टेंट के तौर पे आ जाएगा। तो ये जो कमांड है num dnum इज इक्वल टू रेजिड्यू rpk, ये कमांड जो अभी हमने रेजिड्यू कमांड देखी उसका बिल्कुल अपोजिट टास्क परफॉर्म करेगी। इस पर ज़रा गौर करें। रेजिड्यू कमांड को आप दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास नम और डिनम वेक्टर्स हैं, उन वेक्टर्स को अगर आप कमांड को पास करेंगे रेजिड्यू कमांड को, तो ये आपको RPK यानी कि रेजिड्यूज, पोल्स और गेन ऑफ द सिस्टम कैलकुलेट करके दे देगी। लेकिन इसके अपोजिट वे में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप रेजिड्यू की कमांड को RPK यानी कि रेजिड्यूज, पोल्स और गेन की वैल्यू दे दें, तो ये आपको वापस सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन कंस्ट्रक्ट करने वाले वेक्टर्स थे नम एंड डी नम, वो कैलकुलेट करके दे देगा। यहाँ पर आपने देखें कि RPK पास किया रेजिड्यू की कमांड को, तो आपको वापस जो है वो पॉलिनोमियल फॉर्म में बी ऑफ एस डिवाइडेड बाई ए एस की फॉर्म में लिखने के लिए आपको ट्रांसफर फंक्शन की जो टर्म्स हैं उनके कोफिशिएंट्स मिल जाएंगे। 2, 5, 3, 6 ये हमारे ओरिजिनल न्यूमरेटर के कोफिशिएंट्स थे, और 1, 6, 11, 6 ये डिनोमिनेटर के कोफिशिएंट्स थे। तो दोनों तरह से इसको यूज़ किया जा सकता है। अगर आपने ट्रांसफर फंक्शन आपके पास क्वोशंट की फॉर्म में या रेशो की फॉर्म में, और वहाँ से आपने कन्वर्ट करके जाना है पार्शियल फ्रैक्शंस में, तो रेजिड्यू की कमांड आपको रेजिड्यूज, पोल्स और गेन कैलकुलेट करके देगी। अगर आपके पास ऑलरेडी सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन है वो पार्शियल फ्रैक्शंस की फॉर्म में है, तो आप सारे रेजिड्यूज का एक वेक्टर बना लेंगे, पोल्स को एक वेक्टर में लिखेंगे, गेन की वैल्यू डालेंगे एक वेक्टर में। ये तीनों वेक्टर्स आप पास करेंगे रेजिड्यू कमांड में। तो रेजिड्यू कमांड आपको जो ट्रांसफर फंक्शन है उसकी जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के कोफिशिएंट्स हैं वो कैलकुलेट करके वेक्टर्स की फॉर्म में दे देगा। तो ये पॉइंट आपको क्लियर है जी कि रेजिड्यू की कमांड जो है वो दोनों तरह से यूज़ की जा सकती है। जी सर। ओके, उसके बाद अगर हम कहते हैं कि डिफरेंट पोल्स की वैल्यूज़ जो हैं वो इस तरह से हैं कि लेट हम डिनोमिनेटर है लैप्लास ट्रांसफॉर्म का s+1 का क्यूब, तो इसका मतलब है कि आप s इज इक्वल टू -1 पे मल्टीपल पोल्स एग्जिस्ट करेंगे, 3 पोल्स एग्जिस्ट करेंगे। तो इस बात को टर्मिनोलॉजी में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स में इस तरह से कहते हैं कि द पोल Pj इज़ द पोल ऑफ मल्टीप्लिसिटी m। और इस केसेस में जो हमारे पास एक्सपेंशन बनती है वो किस तरह की बनती है, r ऑफ j डिवाइडेड बाई s माइनस पी जे, r ऑफ j+1 डिवाइडेड बाई s माइनस पी जे का स्क्वायर, एंड सो ऑन। और इसको एग्जांपल की फॉर्म में देखें तो हम किस तरह से लिखेंगे। लेट आपके पास एक लैप्लास ट्रांसफॉर्म है बी ऑफ एस डिवाइडेड बाई ए ऑफ एस, एस स्क्वायर प्लस 2s+3 डिवाइडेड बाई s+1 का होल क्यूब। तो s+1 का होल क्यूब आप ओपन करें तो क्या बनता है, s³ प्लस 3s स्क्वायर प्लस 3s+1। और इसको मज़ीद कैसे सॉल्व करेंगे आगे, इस ट्रांसफ़र फंक्शन के लिए या इस लैप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के कोफिशिएंट्स को वेक्टर फॉर्म में लिख लें। 0, 1, 2, 3 न्यूमरेटर वेक्टर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर 1, 3, 3 एंड 1 बनेगा। अब ये जो हमारे पास कमांड है रेजिड्यू, इसमें पास करेंगे तो हमारे पास बेसिकली क्या वैल्यू आ जाएगी, RPK रेजिड्यूज, पोल्स एंड गेन।
रेजिड्यूज आएंगे 1 0 एंड 2, और बाकी s+1 s+1 स्क्वायर s+1 क्यूब, ये हमारे डिनोमिनेटर्स हैं, और के जो है वो 0 आएगा इस केस में, गेन ऑफ द सिस्टम जो है। तो आपके पास आर रेजिड्यूज आ गए 1 0 एंड 2, और पोल्स की लोकेशंस -1 पे हैं, तीनों -1 पे पोल्स आएंगे, और गेन जो है वो 0 होगा। तो इस तरीके से मैटलैब जो है ना इस सिलसिले में हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो ये पोर्शन जो है लेक्चर का यहाँ पे मुकम्मल हो रहा है। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है तो काइंडली पूछ लें, फिर नेक्स्ट पार्ट जो है लेक्चर का वो स्टार्ट करते हैं। हेलो सर, बाकी चीजें क्लियर है? ये पोल्स और जीरो का जरा सा रिवाइज करा दें। पोल्स और जीरोस में क्या इक्वेशन में क्वेश्चन है? पोल्स कौन से होते हैं, जीरोस कौन से होते हैं? देखें ये तो, अच्छा चलिए मैं बताता हूँ। लेट यहाँ देखें, आप स्लाइड पे देखें, आपके पास एक ट्रांसफर फंक्शन लिखा हुआ है बी ऑफ एस डिवाइडेड बाई ए ऑफ एस, ठीक है। और उसकी आपके पास एक फॉर्म लिखी हुई है -6/s+3, -4/s+2 एंड 3/s+1, ठीक है। ये नज़र आ रही है? जी सर। ओके। अब इसमें डिनोमिनेटर है पहले फ्रैक्शन का s+3। s+3 को अगर आप जीरो के इक्वल पुट करें तो आपको s की वैल्यू मिल जाएगी -3। तो -3। लेप्लास में या ट्रांसफर फंक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है उसके फैक्टर्स को जीरो के इक्वल पुट करें, वहाँ से s की जो वैल्यूज आती हैं उनको पोल्स कहा जाता है। और पोल्स जी बेसिकली सर। कम्प्लेक्स प्लेन में s की ऐसी वैल्यूज होती हैं जिनके लिए h(s) या खुद लेप्लास ट्रांसफॉर्म अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है जी। उन s की उन वैल्यूज़ को ठीक है पोल्स सर। कहा जाता है। इसी तरह से अगर एक फैक्टर होता है जी सर। न्यूमरेटर में s-6 को जीरो पुट कर के इक्वल पुट करते तो s की वैल्यू क्या आ जाती? 6 आ जाती। तो s इज जी इक्वल सर। टू 6 पे हम कहते हैं कि हमारा जो सिस्टम है उसका रिस्पॉन्स जीरो हो जाता है, यानी कि जीरो डिवाइडेड बाई एनीथिंग जीरो होता है ना। तो उस वैल्यू को, s की वो वैल्यू जो कि न्यूमरेटर के एक लीनियर फैक्टर को जीरो के इक्वल पुट करके फाइंड आउट की जाती है, और s की उस वैल्यू पे सिस्टम का रिस्पॉन्स ओवरऑल जीरो हो जाता है, उसको जीरो ऑफ द सिस्टम कहा जाता है या जीरो ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म कहा जाता है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है जीरोस और पोल्स की। यही आपका क्वेश्चन था या और ठीक कुछ हो गया। पूछना है? ओके। जी सर, बिल्कुल यहीं पर। ओके ठीक है, थैंक यू। तो अभी मैं अनशेयर करके इन स्लाइड्स को, तो आज का जो लेक्चर है मेन, उसकी स्लाइड्स शेयर करूँगा, तो आपने 1 मिनट वेट करना है। ठीक है सर। अच्छा जी, आज का हमारा जो मेन जो एजेंडा होगा, जो डिस्कशन में रहेगा इंशाल्लाह, वो है सॉल्विंग लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट डिफरेंशियल इक्वेशंस। आपको याद होगा कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म का टॉपिक स्टार्ट करते हुए जब हमने एडवांटेजेस देखे थे कि लैप्लास स्टडी करने के बाद और इसको एज अ टूल सीख लेने के बाद हमें क्या क्या एडवांटेजेस हासिल होने वाले हैं, तो वहाँ पर हमने एक एडवांटेज ये भी पढ़ा था कि लैप्लास को यूज़ करके हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। और लैप्लास का मज़ीद एक एडिशनल एडवांटेज ये भी हमने स्टडी किया कि जब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म को यूज़ करके एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें एक ही अटैम्प्ट में, एक ही कैलकुलेशन एफर्ट में पार्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन दोनों मिल जाते हैं। अब वक्त है कि हम इस जो है ना वो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के ज़रिए से अपने दिमाग को हैरान परेशान करें। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स के लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी उनका सॉल्यूशन लैप्लास के ज़रिए से कैसे पॉसिबल होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन वैसे कहते हैं किसको हैं, याद है सबको? जी सर, कोई भी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल आता हो या डेरिवेटिव आता हो। अच्छा, ये कैसी डेफिनेशन है जनाब? हाँ जी, डेफिनेशन के हवाले से मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको थोड़ा स्पेसिफिक करें, क्योंकि कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कि डिफरेंशियल्स आ रहे हों तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा ही बन जाएगी।
सर जिसमें मोस्टली एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हों जिसके साथ डेरिवेटिव हो। अच्छा, लैप्लास के हवाले से जब हमने फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैं आपसे शेयर कर रहा था कि अगर हमारे पास एक कॉन्टीन्यूस टाइम सिस्टम है, कॉन्टीन्यूस टाइम सिस्टम बोले तो क्या मतलब होता है, ये याद है? जी सर, ये याद है। अच्छा, तो कॉन्टीन्यूस टाइम सिस्टम में जब हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारा इनपुट है एक्स ऑफ टी और सिस्टम उस एक्स ऑफ टी को प्रोसेस करके वाई ऑफ टी बनाता है और वाई ऑफ टी हमारे पास आउटपुट ऑफ द सिस्टम है, तो हम एक ऐसा एक्सप्रेशन डिफाइन करते हैं जो कि वाई ऑफ टी को रिलेट करेगा एक्स ऑफ टी के साथ, यानी कि हमें बताएगा कि इनपुट जो है वो एज अ फंक्शन सॉरी आउटपुट जो है वो एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट किस तरह से एक्सप्रेस की जा सकती है इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाता है वाई ऑफ टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ टी प्लस 1/x(t) + 5 फॉर एग्जांपल। तो ये ऐसा एक एक्सप्रेशन है जो कि इनपुट और आउटपुट को रिलेट कर रहा है। तो सिस्टम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्टिन्यूस टाइम सिस्टम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे एक एक्सप्रेशन को कहेंगे जो सिस्टम की इनपुट को उसके आउटपुट के साथ रिलेट करके दिखाता है। तो इस तरह का काम हमने करना है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन हम कह रहे हैं कि सिस्टम के इनपुट और आउटपुट को रिलेट करेगी, तो मज़ीद यहाँ पर एक एडिशनल हमारे लिए आसानी ये है कि हमारा सिस्टम लीनियर और टाइम इनवेरिएंट होगा, ठीक है। लीनियर और टाइम इनवेरिएंट का क्या मतलब होता है? दो प्रॉपर्टीज़ हैं, लिनियरिटी एंड टाइम इनवेरिएंस। तो हमारा सिस्टम इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को ओबे कर रहा होगा। लिनियरिटी को ओबे करने का फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप दो डिफरेंट इनपुट्स को कंबाइन करके, यानी कि दो डिफरेंट इनपुट्स हैं x1 एंड x2, उन दोनों को कॉन्स्टेंट्स से मल्टीप्लाई करते हैं a एंड b कॉन्स्टेंट्स के साथ और एडअप करके एक इनपुट बना लेते हैं x। अगर आप सिस्टम को ये इनपुट देते हैं और अगर सिस्टम लीनियर है तो आउटपुट क्या आएगी? a इंटू x1 प्लस b इंटू x2, यानी कि अगर x1 का लेप्लास था x1 और x2 का लेप्लास था x2, तो अगर आपने इन दोनों सिग्नल्स x1 और x2 को कंबाइन कर लिया, कंबाइन इस तरह से किया कि दोनों को एक एक कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई किया, प्लस कर दिया आपस में फिर, और उसको इनपुट बना दिया। अब जब आप उसको इनपुट बना देंगे तो आउटपुट आपके पास किस फॉर्म में आनी चाहिए? a इंटू x1 प्लस b इंटू x2। तो अगर सिस्टम आपका इस कंडीशन को फॉलो करता है, ओबे करता है, तो वो लीनियर सिस्टम होगा, ठीक है। अक्सर वो मैं वाइवा में या इधर उधर के बच्चों से पूछता हूँ कि यार लीनियर सिस्टम क्या होता है, तो वो अजीब अजीब डेफिनेशन बताते हैं जी, जिसमें इनपुट और आउटपुट का स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप हो। ठीक है, ये डेफिनेशन भी ठीक है मैथमेटिक्स की हद तक, लेकिन ठीक है सिस्टम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी बात करें तो फिर पूरा डिस्क्राइब करें, जिस तरह मैं कोशिश कर रहा हूँ डिस्क्राइब करने की। तो लिनियरिटी का है कॉन्सेप्ट, आपको समझ में इसका है कि क्या मतलब होता है दोस्तों? जी सर। ओके, सर लीनियर सिस्टम वही होगा जिसका इनपुट और आउटपुट में डायरेक्ट रिलेशन आ रहा हो, हाँ लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अब हम लेकिन रिलेशन लीनियर होगा ना सर। जी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अब हम 7वें 8वें सेमेस्टर के स्टूडेंट से जब पूछें कि व्हाट इज़ अ लीनियर सिस्टम, तो वही डेफिनेशन ना बताए जो आप बता रहे हैं, वो एक सिस्टमेटिक किस्म की कहानी सुनाए। मैं आपको कहानी अभी सामने में टाइप करके समझाने की कोशिश करता हूँ इसी स्लाइड पे, देखिएगा ज़रा, फॉलो कीजिएगा बात को, ठीक है। सर सर इसका इस तरह भी होता है शायद। इस तरह जी, ओके सर। सलीम क्या बता रहे हैं आप? हेलो, सही है सर, सही है कह रहा हूँ क्या सही है? अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं है सर। लिनियरिटी के जिस तरह हमने सर मैं ये कह रहा हूँ ना कि जिस तरह लिनियरिटी के बारे में हमने पढ़ा था, तो सर वो वेरिएबल डिपेंडेंट होते हैं और उसके डेरिवेटिव्स होते हैं। हैं, ये कहाँ पे पढ़ा था? सर लिनियरिटी के हमने सिग्नल में पढ़ा था, सिग्नल में। हाँ, तो उसकी यही डेफिनेशन होती है जो मैं बता रहा हूँ, जो आप बता रहे हैं ये पता नहीं कौन से कॉलेज पे पढ़ाया जाता है जी। आप आमिर खान की जी तरह आप किसी जी जी और सर। कॉलेज से तो नहीं आए? पीके मूवी में जिस तरह वो किसी नहीं और नहीं कॉलेज से आता है? सर, सर जहाँ तक मुझे याद है शायद इस तरह ही पढ़ा था, डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और इसके डेरिवेटिव्स होते हैं। अच्छा जी, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वो बताऊँ जो मुझे मेरे उस्तादों ने बताया है, फिर अगर वो समझ में आता है सही तो है फिर सर। देखते हैं।
अच्छा जी, देखें फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है और उसकी इनपुट है जनाब x1 ऑफ t, ठीक है। नज़र आ रहा है जो मैं साथ साथ टाइप कर रहा हूँ? हेलो। और जी सर, सिस्टम उसके अगेंस्ट आउटपुट प्रोड्यूस करता है x1 ऑफ सिर्फ s। फिक्स नजर आ रहा जी है, जी आगे कुछ जी नजर सर। नहीं आ रहा। हैं जी। सर जी मैं थोड़ा बाजार में उधर जाके फिर ज्वाइन कर देता हूँ सर जी, अभी आवाज ही नहीं आ रही। ठीक है, उसके बाद सिस्टम की इनपुट अगर हो जाए x2 ऑफ t, आउटपुट आ जाता है जनाब आली x2 ऑफ s, ठीक है। सिस्टम इस तरह का है कि आप उसको टाइम डोमेन का सिग्नल देते हैं और उसको वो लैप्लास डोमेन में कन्वर्ट कर देता है। अब आप एक नई इनपुट डिफाइन करते हैं x ऑफ t, और उसमें आप कहते हैं कि, और फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसका ना आगे थोड़ा सा वो भी कर लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका सिस्टम इस टाइप का है कि x1 आपने उसको प्रोवाइड किया साइन ऑफ t, और उसने आपको x1 ऑफ s जो है वो बना कर दे दिया इसका जो, बल्कि इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल इसमें फिर ऐड हो जाएगी। आपने एक नया x ऑफ t डिफाइन किया जो कि था x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t, और ये दोनों सिग्नल्स किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी हो रहे थे, 5 इंटू एक्स ऑफ 1 ऑफ t प्लस 3 इंटू x2 ऑफ t, ठीक है। x ऑफ t की डेफिनेशन लिखी हुई नज़र आ रही है जो मैंने लिखी है अभी स्लाइड पे? जी सर। अब देखें कि सिस्टम जो आपको आउटपुट दे रहा है ना y ऑफ t, वो किस टाइप की है? वो इस टाइप की है कि जनाब अली 5 इंटू x1 ऑफ s प्लस 3 इंटू x2 ऑफ s। नोट करें इस केस में हम क्या बात कर रहे हैं। जब सिस्टम की इनपुट है x1 ऑफ t तो आउटपुट आती है x1 ऑफ s। जब सिस्टम की इनपुट x2 ऑफ t है तो आउटपुट x2 ऑफ s आ जाती है। अगर आप इन दोनों इनपुट्स को यूज़ करके x1 ऑफ t और x2 ऑफ t को यूज़ करके एक नई इनपुट कंस्ट्रक्ट करते हैं 5 इंटू x1 प्लस 3 इंटू x2, और आउटपुट आ जाती है 5 इंटू x1 ऑफ s, यानी कि x1 ऑफ t के अगेंस्ट वो आउटपुट आ गई है जो पहले आनी थी x1 ऑफ s, और 3 इंटू x2 था तो 3 इसी तरह से आउटपुट पे मैप हो गया और x2 की जगह x2 ऑफ s प्रोड्यूस हो गया जो कि x2 के अगेंस्ट आउटपुट आ रही थी। अगर आपका सिस्टम इस टाइप का है तो आपका सिस्टम लीनियर है। अब समझ में आई है कोई बात? जी सर, समझ आ गई है। तो ये जो प्रॉपर्टी हमने लिख के एक्सप्लेन किया है, इसको अगर प्रॉपर टर्मिनोलॉजी में देखा जाए तो दो प्रॉपर्टीज़ के मिलने से लिनियरिटी बनती है, ठीक है। लिनियरिटी में क्या दो चीज़ें शामिल हैं? लिनियरिटी प्रॉपर्टी खुद आगे दो प्रॉपर्टीज़ के मिलने से बनती है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? स्केलिंग, यानी कि आप फंक्शन को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और प्लस सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन कहते हैं उसको होमोजेनिटी कहते हैं, होमोजेनिटी कहते हैं। और कंबाइन नाम इन दोनों का वो क्या है? सुपरपोजिशन, ठीक है जी। यानी कि अगर आप इनपुट को स्केलर से मल्टीप्लाई करें, अगर आप एक इनपुट को स्केलर से मल्टीप्लाई करें और दो इनपुट्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड अप करके एक इनपुट बना लें, जैसा कि हमने बनाई एक्स ऑफ टी, तो स्केलर्स को मल्टीप्लाई करने से आउटपुट पे कोई फर्क ना पड़े, और एक जो इनपुट सिग्नल था x1 ऑफ टी उसके अगेंस्ट उसके आउटपुट आ जाए x1 ऑफ s, और x2 के अगेंस्ट उसकी आउटपुट आ जाए x2 ऑफ s। तो हम कहते हैं कि सिस्टम लीनियर है। लिनियरिटी कंडीशन स्केलिंग और होमोजेनिटी दोनों चीज़ों का कंबाइन करने से बनती है, और इसका एक और नाम भी है सुपरपोजिशन, ठीक है। हम कहते हैं कि एक सिस्टम लीनियर है अगर वो सुपर पोजिशन जो थ्योरम होता है, सुपरपोजिशन थ्योरम, उसको फॉलो कर रहा है, ठीक है जी। तो ये तो सारी डिस्क्रिप्शन होगी लिनियरिटी की, ठीक है। और लिनियरिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो मुझे एक दफ़ा बस बता दें, फिर आगे चलते हैं, टाइम इनवेरियंस को अंडरस्टैंड करते हैं फिर। जी सर, समझ रहा है। ओके, टाइम इनवेरियंस का क्या कॉन्सेप्ट है आपका? सर, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम वो होते हैं जिसके इनपुट और आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स वो टाइम के साथ चेंज नहीं होते।
हाँ जी बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह आपने बिल्कुल सही बताया। टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, जैसा कि आफ्ताब भाई बता रहे हैं कि इस तरह होता है कि लेट आपके पास सिस्टम है, आपने उसको इनपुट प्रोवाइड की x1 या x और उसने आउटपुट प्रोड्यूस की x। अब अगर आप इनपुट को डिले कर देते हैं, आप इनपुट को कर देते हैं x1 माइनस टॉ, इनपुट को किसी डिफरेंट टाइम पे प्रोवाइड करते हैं एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट केस, तो आउटपुट हो जाती है x ऑफ s माइनस टॉ, यानी कि आउटपुट भी डिले हो जाती है। तो मतलब ये हुआ कि फिर सिस्टम का रिस्पांस, सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, तो सिस्टम को बोलते हैं टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। तो अब हम जिन डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने जा रहे हैं बाय यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ये ऐसे सिस्टम्स हैं जो कि लिनियरिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं और टाइम इनवेरिएंट भी हैं। ऐसे सिस्टम्स की इनपुट और आउटपुट को रिलेट करने के लिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे और फिर उसको लैप्लास की मदद से सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे। Laplace transform method yields the complete solution of linear time invariant differential equations। जब हम Laplace transform को यूज़ करेंगे और LTI सिस्टम्स की डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन आएगा, जिसमें कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन और पार्टिकुलर सोल्यूशन दोनों शामिल होंगे। डिफरेंशियल इक्वेशंस का कोर्स पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने? डिफरेंशियल इक्वेशंस का एक स्पेशल कोर्स होता है सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में। सर पढ़ा है, सर पढ़ा था पहले। अच्छा, तो उसमें दो तरह के सोल्यूशंस होते हैं ना, और दोनों को सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ता है, फाइंड आउट करना पड़ता है। कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन YC और पार्टिकुलर सोल्यूशन YP, और जो कंप्लीट सोल्यूशन होता है Y, वो कैसे फाइंड होता है? YP प्लस YC, यानी कि वो सम होता है कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन का और पार्टिकुलर सोल्यूशन का। लेकिन लैप्लास ट्रांसफॉर्म को यूज़ करने का एडवांटेज ये है कि हमें एक ही प्रोसीजर के ज़रिए से कंप्लीट सोल्यूशन Y मिल जाएगा। क्लासिकल मेथड्स फॉर फाइंडिंग complete solution of differential equation require the evaluation of integration constant from the initial conditions. In case of Laplace transform, this requirement is unnecessary। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जब आप डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के जो एल्गोरिथम्स होते हैं उनके ज़रिए से जब सॉल्व करते हैं और सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ पे आपको इनिशियल कंडीशंस की भी ज़रूरत पड़ती है, उनको भी आप इक्वेशंस में ऐड अप करके सॉल्व करते हैं। लेकिन लैप्लास में इसकी ज़रूरत भी नहीं रहेगी, और तमाम अगर इनिशियल कंडीशन ज़ीरो हों तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वो जस्ट d/dt को हटा के s लगाने से आ जाएगा, d² को हटा के s² लगाने से आ जाएगा, तो जस्ट इक्वेशंस आपकी सिंप्लीफाई हो जाएंगी। अच्छा, मेथड क्या होता है LTI सिस्टम्स की डिफरेंशियल इक्वेशंस को लैप्लास के ज़रिए से सॉल्व करने का? मेथड ये है कि जब आपने लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम की डिफरेंशियल इक्वेशंस को लैप्लास ट्रांसफॉर्म के थ्रू अगर सॉल्व करना है तो दो स्टेप्स हैं मेन। By taking the Laplace transform of each term in that given differential equation, convert the differential equation into an algebraic equation in S, and obtain the expression for Laplace transform of dependent variable by rearranging the algebraic equation। पहले हम ये करेंगे कि जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसकी हर टर्म का Laplace ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर लेंगे। उससे ये होगा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव्स हैं वो सिंपल अलजेब्रिक ऑपरेशंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और उसके बाद हम एक ऐसा एक्सप्रेशन बनाएंगे जिसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y, जो कि सिस्टम की आउटपुट है, उसको इक्वेशन एक साइड पे सेपरेट कर देंगे और बाकी सारी टर्म्स को दूसरी साइड पे ले आएंगे। द टाइम सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड बाय फाइंडिंग द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। जो डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमारे पास सोल्यूशन आएगा, वो कैलकुलेट करने के लिए फिर हम इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे। लेट हमने फर्स्ट स्टेप में हमें गिवन था y ऑफ t इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स ऑफ टी प्लस 3 इंटू एक्स ऑफ टी माइनस 1 फॉर एग्जाम्पल। तो हम तीन टर्म्स हैं हमारे पास y ऑफ t की इक्वेशन में, तो तीनों का अलग अलग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। लेट y ऑफ t का लैप्लास आ जाएगा y ऑफ s, और x ऑफ t का लैप्लास आ जाएगा x ऑफ s, और x ऑफ t माइनस 1 का लैप्लास आ जाएगा e रेज़्ड टू पावर माइनस t इंटू एक्स ऑफ s। तीन टर्म्स का अलग अलग लैप्लास कैलकुलेट हो गया, और इस इक्वेशन में इतफाक से y ऑफ s पहले ही एक साइड पे है, बाकी दोनों टर्म्स राइट साइड पे होंगी। अब इसके ऊपर आप इन्वर्स लैप्लास अप्लाई करेंगे और आपके पास बेसिकली इक्वेशन का सलूशन आ जाएगा। तो लेकिन अब जो मैंने एग्जांपल बताई है तो बहुत सिंपल है। इन एक्चुअल ये होगा कि अगर आपके पास ओरिजिनल जो इक्वेशन थी y ऑफ t की, उसमें अगर डेरिवेटिव्स हैं तो वो लैप्लास लेने से काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाएंगे,
और लेप्लास डोमेन में आपने जो भी सिंप्लीफिकेशन करनी है वो आप कर लेंगे। उसके बाद जब इन्वर्स लेप्लास लेके y ऑफ t फाइंड आउट करेंगे तो आपकी इक्वेशन बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुकी होगी। अच्छा जी, तो ये स्टेप्स हैं। अब आगे किसी प्रॉब्लम के थ्रू इन स्टेप्स को अप्लाई करके किसी एग्जांपल पे देखते हैं, तो फिर उम्मीद है कि हमें जो है ना वो मज़ीद अच्छे तरीके से समझ आएगी बात की। एक प्रॉब्लम है जी हमारे पास, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। और गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, x डबल डॉट यानी कि x का डबल डेरिवेटिव प्लस 3x डॉट यानी कि x का फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस 2x इक्वल टू 0। x ऑफ 0 यानी कि x की वैल्यू एट 0 वो हमें a गिवन है, x डॉट ऑफ 0 यानी कि x के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पे वो b आ जाती है। a और b कॉन्स्टेंट्स हैं। अब हर टर्म का अलग से लैप्लास अगर कैलकुलेट करेंगे तो x ऑफ t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, x ऑफ s। फर्स्ट डेरिवेटिव जो है x डॉट उसका लैप्लास आ जाएगा s इंटू एक्स ऑफ एस माइनस एक्स ऑफ 0। और ये वो बेसिकली थ्योरम है जो हमने लैप्लास के वाले से पढ़ा था, डिफरेंशिएशन थ्योरम ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आ जाएं, बेसिकली ये कर्सर जहाँ पर मूव कर रहा है इसको ज़रा नोट करें। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x डबल डॉट यानी कि डबल डेरिवेटिव का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो ये बनता है s स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ एस माइनस एस इंटू एक्स ऑफ 0 माइनस एक्स डॉट ऑफ 0। और सारी टर्म्स तीनों टर्म्स का आप इसमें कंबाइन करके लिख दें तो ये फर्स्ट टर्म का लैप्लास है एस स्क्वायर एक्स ऑफ एस माइनस एस इंटू एक्स ऑफ 0 माइनस एक्स डॉट ऑफ 0 प्लस 3 इंटू एस इंटू एक्स ऑफ एस माइनस एक्स ऑफ 0 प्लस 2 इंटू एक्स ऑफ एस। अब इन टर्म्स में जो सिमिलर है इनको आपस में सॉल्व कर लें और एक्स ऑफ 0 की जगह ए पुट कर सर ये लें। स्टेप दोबारा समझाएं जी सर, ये वाला स्टेप दोबारा समझाएं, ये वाला स्टेप दोबारा समझाएं। इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, फर्स्ट इक्वेशन को देखें, एक्स डबल डॉट लिखा हुआ है ना, जी सर, इसका मतलब है एक्स का डबल जी सर, डेरिवेटिव। तो एक्स का जो डबल डेरिवेटिव है उसका लैप्लास जी क्या बनता है, ये देखें, एस स्क्वायर एक्स एस माइनस एस इंटू एक्स ऑफ 0 माइनस एक्स डॉट ऑफ 0, वो लिखा ब्रैकेट में, ठीक है। उसके बाद सेकंड हम क्या आती, 3 इंटू एक्स डॉट, ठीक है सर, तो एक्स डॉट का डेरिवेटिव जो लैप्लास है वो हमने यहाँ कैलकुलेट करके रखा हुआ है, एस इंटू एक्स ऑफ एस माइनस एक्स ऑफ 0, वो लिख दिया ब्रैकेट में 3 के साथ मल्टीप्लाई करके। और लास्ट टर्म थी 2 इंटू एक्स ऑफ टी यानी कि 2 इंटू एक्स, एक्स का लैप्लास क्या आ रहा है एक्स ऑफ एस, वो एंड पे पुट कर दिया 2 इंटू एक्स ऑफ एस, ठीक है। तो ये सेकंड लास्ट जो इक्वेशन है ये किस तरह से बनी है, ये आप सबको समझ में आ रहा है जी दोस्तों? जी सर। अच्छा, इंडिविजुअल टर्म्स का लैप्लास कैलकुलेट करके, तो ओरिजिनल जो इक्वेशन थी स्लाइड के ऊपर नंबर 1, वहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है जी, ओके। अब इसमें ठीक है सर, इनिशियल कंडीशंस की वैल्यूज पुट करेंगे। आप देखें फर्स्ट स्टेप में एक्स ऑफ 0 क्या गिवन है, ए गिवन है, तो उसकी वैल्यू यहाँ लगानी है एस इंटू एक्स ऑफ 0, एस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स ऑफ 0 की वैल्यू तो वो ए इंटू एस हो जाएगा। फिर एक्स डॉट ऑफ 0 क्या गिवन था, बी, वो यहाँ पुट कर दिया लास्ट स्लाइड में, फर्स्ट ब्रैकेट लास्ट लाइन जो स्लाइड की उसमें ब्रैकेट जो है फर्स्ट ब्रैकेट की लास्ट में बी पुट कर दिया, प्लस 3 इंटू एक्स ऑफ एस माइनस एक्स ऑफ 0, एक्स ऑफ 0 की जगह ए पुट कर दिया, इनिशियल कंडीशंस पुट कर दी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एस स्क्वायर प्लस 3s, अच्छा हमें 10 मिनट्स मिले हैं एडिशनल, जूम वालों की तरफ से गिफ्ट मिल गया जी हमें। तो 10 मिनट्स के बाद मैं ना ये करूँगा कि डिस्कशन रोकूंगा नहीं, हम कंटिन्यू रखेंगे अनलेस कि सेशन खुद ब खुद क्लोज हो जाए। तो सेशन खुद ब खुद क्लोज हो जाए तो आप समझ जाएँ कि आज की क्लास ख़त्म हो गई है और बाकी क्लासेस कल होनी है, ठीक है। और अगर बिलफर्ड्स आज 3 बजे एक और क्लास करनी हुई तो फिर ठीक मैं है बता सर, दूँगा CR को, वो आप बाकी सबसे शेयर कर लेगा, ठीक है। तो ठीक है सर, एक्स ऑफ एस 3 टर्म्स में है, ठीक हो गया तीनों सर। टर्म्स में से एक्स ऑफ एस को कॉमन कर लें, एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2, एक्स ऑफ एस कॉमन हो गया, बाकी नेक्स्ट साइड पे ए एस प्लस बी प्लस 3a बच जाता है। उसके बाद एक्स ऑफ एस की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये आ जाती है ए एस प्लस बी प्लस 3a डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2, एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2, इसके लीनियर फैक्टर्स में इसको कन्वर्ट कर लें तो वो आ जाते हैं एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2, और ऊपर न्यूमरेटर में जो वैल्यूज़ हैं उनको ब्रेक करना है, उनको बल्कि ब्रेक नहीं करना बल्कि पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन करनी है इसकी। तो ए एस प्लस बी प्लस 3a, इसकी जब पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन होगी तो 2a प्लस बी डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई एस प्लस 2 आ जाएगा।
और जो इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म है एक्स ऑफ एस का वो आ जाएगा एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू इन्वर्स लेप्लास ऑफ एक्स ऑफ एस। इंडिविजुअल दोनों टर्म्स के ऊपर अब इन्वर्स लेप्लास अलग अलग अप्लाई होगा। 2a प्लस बी डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 का इन्वर्स लेप्लास माइनस a प्लस बी डिवाइडेड बाई एस प्लस 2 का इन्वर्स लेप्लास, और 2a प्लस बी कॉन्स्टेंट है, इसको सेपरेट कर दें। 1 बाई एस प्लस 1 इसका लेप्लास आ जाएगा ई रेज़ टू पावर माइनस 1, और इस तरह से यहाँ पर a प्लस बी कॉन्स्टेंट है सेकंड टर्म में, इसको सेपरेट लिख देंगे, और एस प्लस 2 का लेप्लास आ जाएगा ई रेज़ टू पावर माइनस 2t। इस तरीके से ये हमारे पास कंप्लीट लेप्लास की वैल्यू आ जाएगी इन्वर्स लेप्लास की 2a प्लस बी इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस टी माइनस a प्लस बी इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस 2t फॉर t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और ये बेसिकली हमारे पास सोल्यूशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। और जो इनिशियल कंडीशंस हैं a एंड b वो आपके पास देखें कि फाइनल सोल्यूशन में भी अपीयर हो रही हैं। और हमारे पास कंप्लीट एक्स ऑफ टी आ गया जिसमें कि कोई ऐसा कांस्टेंट नहीं है जिसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट ना की हो। तो ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है। अब आप नोट करें कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म का एडवांटेज हमें इस इक्वेशन में नज़र आ रहा है कि ओरिजिनल जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसमें सेकंड डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव मौजूद थे एक्स ऑफ टी के, और आपने लैप्लास को यूज़ किया तो वो डेरिवेटिव्स जस्ट सिंपल प्रोडक्ट्स में चेंज हो गए, एस इंटू एक्स ऑफ एस, एस स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ एस माइनस एस इंटू एक्स ऑफ 0। तो ये एडवांटेज है लैप्लास ट्रांसफॉर्म का कि ये डिफरेंशियल इक्वेशंस में जो डिफ़िकल्ट किस्म के कॉम्प्लिकेटेड किस्म के ऑपरेशंस इन्वॉल्व हो रहे होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस, उनको सिंप्लीफाइड और लेस डिफ़िकल्ट मैथमेटिकल ऑपरेशंस में कन्वर्ट करता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म। जी दोस्तों, तो ज़िंदगी में लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ने का कोई फ़ायदा नज़र आ रहा है? अगर नज़र आ रहा है तो कैमरे की तरफ देख के हाथ हिला दें। आपके साथ मजाक नहीं हुआ, आपको सही बात बताई जा रही जी सर, वाकई में है। जी सर। अच्छा सर कंट्रोल सिस्टम्स में सारा लेप्लास ही है ना? हाँ जी बिल्कुल। ये बेसिकली लैप्लास की वाली जो डिस्कशन है ये कंट्रोल की बुक में अच्छी दी हुई थी, इसलिए मैंने यहाँ कंट्रोल की बुक से ये आपको स्टडी करवाया। बेसिक की बुक में वैसे था भी नहीं है। ठीक है सर। जी सलीम खान, आप किधर हैं? आप कैमरे की तरफ देख के हाथ तो नहीं ला रहे। हेलो, अच्छा उसने ये कहा था कि मैं घर जाके ज्वाइन करूँगा ना? सर नो नो सर, मैंने नहीं कहा था, इब्रार ने कहा था। अच्छा अच्छा, इमरान ने कहा था। सर वो अबरार ने कहा था। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। सर इब्रार ने कहा था, मैंने शुरू से ज्वाइन किया हुआ है सर। ठीक है सलीम खान, आपको समझ में आया लैप्लास का क्या एडवांटेज है? जी जी सर। ओके, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और प्रॉब्लम है। डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स का डबल डेरिवेटिव प्लस 2 इंटू एक्स डेरिवेटिव प्लस 5x इक्वल टू 3। एक्स ऑफ 0 की वैल्यू 0 है और एक्स डॉट ऑफ 0 यानी कि डेरिवेटिव जो है फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू फॉर टी इज इक्वल टू 0 ये भी 0 है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर 3 जो राइट हैंड साइड पे टर्म लिखी हुई है 3, इसका लैप्लास आ जाएगा 3/s, और बाकी टर्म्स का लैप्लास ले लें। एक्स डबल डेरिवेटिव का लैप्लास आएगा एस स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ एस, और 2x डॉट का आ जाएगा लैप्लास 2s इंटू एक्स ऑफ एस, एक्स का लैप्लास आएगा एक्स ऑफ एस। तो ये इक्वेशन बन जाएगी एस स्क्वायर एक्स ऑफ एस प्लस 2s एक्स ऑफ एस प्लस 5x ऑफ एस इक्वल टू 3/s। लैप्लास ट्रांसफॉर्म की कैलकुलेशन मुकम्मल होगी। उसके बाद एक्स ऑफ एस को एक साइड पे सेपरेट करना है। एक्स ऑफ एस को इक्वेशन की एक साइड पे सेपरेट कर लेंगे तो वैल्यू बन जाएगी 3/s इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5, s इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे फैक्टर्स में और पार्शियल फ्रैक्शन से अप्लाई करेंगे। तो 3/5 इंटू 1/s माइनस 3/5 इंटू एस प्लस 2 एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5, ये इसके पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएंगे। मजीद एस प्लस 2 वाली टर्म को भी ब्रेक कर लेंगे तो ये 3 टर्म्स बन जाएंगी 3/5s माइनस 3/10 इंटू 2/s प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 3/5 s प्लस 1 s प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। यहाँ पर अब एक एक टर्म का इन्वर्स लैप्लास कैलकुलेट करना शुरू करेंगे हम। एक्स ऑफ एस का इन्वर्स लैप्लास क्या बनता है? एक्स ऑफ टी। एक्स ऑफ टी हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं जो एक्स ऑफ एस का इन्वर्स लैप्लास है। 3/5 कांस्टेंट है, सेपरेट हो जाएगा, 1/s के ऊपर लैप्लास अप्लाई हो जाएगा, 1/s का लैप्लास 1 होता है तो 3/5 आ जाएगा आपके पास एक्स ऑफ टी में। इस तरह से 3/10 कांस्टेंट है, सेपरेट हो जाएगा, 2/s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इसका लेंगे लैप्लास इन्वर्स लैप्लास तो ये बनता है ई रेज़ टू पावर माइनस टी, यानी कि ये जो वैल्यू है इसके साथ जो वैल्यू ऐड हो रही है वो यहाँ टी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है -1 और साइन 2t माइनस 3/5 कॉन्स्टेंट है, बाकी ब्रैकेट वाली टर्म का इन्वर्स लैप्लास लेंगे
ई रेस्ट पावर माइनस टी आएगा, यानी कि एस के साथ जो वैल्यू ऐड हो रही है वो नेगेटिव साइन के साथ यहाँ अपीयर हो जाएगी ई की पावर में, और बाकी cos 2t। तो ये हमारा एक्स ऑफ टी बन गया, तो जो कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सोल्यूशन है। ये सेकंड प्रॉब्लम जो है, जो कि एग्जांपल है सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इस सेकंड एग्जांपल आपको समझ में आई है सबको? क्या हाल है? जी सर, आ गई समझ। ठीक है, ये एडमिन में सर सदरा शक्ति ऐसे को दे दो, साथ में लाएगा। अच्छा असद को दे दो। और सर मेरा क्लास रास्ते में था, इस वजह से कोई बात नहीं, कल जाएंगे। ठीक है सर। अच्छा जी दोस्तों, आफ्ताब और सलीम, एग्जांपल समझ में आई है आपको? जी समझ सर। आ गई है। अच्छा, ओके। नेक्स्ट फिर आगे प्रॉब्लम्स की एक बारिश है, ठीक है, और ये बारिश आपके ऊपर होगी और आप इसमें भीगते रहेंगे। तो नोटबुक और पेन निकालें और स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर। एक हमें छतरी से काम नहीं चलेगा? नहीं, ये छतरी से काम नहीं चलेगा, ये अजीब किस्म की बारिश है कुछ, ठीक है। यानी कि लिखा हुआ सलूशन देखने का ना डिसएडवांटेज ये है कि इंसान प्रॉब्लम को समझे और उसके प्रैक्टिस के बगैर समझता है कि मैं एक्सपर्ट हूँ और मैं एग्ज़ाम भी दे सकता हूँ आराम से और हर चीज़ मुझे आ गई है। उससे बचने के लिए आप साथ साथ ना पेन पेन चीज़ों को सॉल्व करते जाएँ, वेरीफाई करते जाएँ। ठीक है सर। एफ ऑफ एस हमें गिवन है जी दोस्तों 1/1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एस, और पोल की लोकेशन क्या आ जाएगी? ई रेज़ टू पावर माइनस एस, और एस क्या होता है? सिग्मा प्लस जे ओमेगा, तो ई रेज़ टू पावर माइनस सिग्मा प्लस जे ओमेगा, ये पोल की लोकेशन बन जाएगी। अब इसमें ई रेज़ टू पावर माइनस सिग्मा को इसका आप सेपरेट छोड़ दें, ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा को आइलर्स आइडेंटिटी से एक्सपेंड करके लिखें तो ये बनेगा कॉस ओमेगा माइनस जे साइन ओमेगा। और उसके बाद अगर सिग्मा की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। और सिग्मा अगर 0 है और ओमेगा की वैल्यूज अगर 2 एंड पाए हैं, यानी कि मल्टीपल्स ऑफ 2 पाए हैं, तो फिर इसका मतलब है कि पोल्स की लोकेशन क्या होगी? प्लस माइनस आयोटा 2 एंड पाए, और एम जो है वो इंटीजर्स हैं, यानी कि एस जो है पोल्स की लोकेशंस वो 2 पाए के इंटीजर मल्टीपल्स पे होंगी, 2 पाए आयोटा के इंटीजर मल्टीपल्स पे। उसके बाद जनाब आगे एक और एग्जांपल है लैप्लास ट्रांसफॉर्म की। तो उम्मीद है कि इस प्रॉब्लम को भी हम डिस्कस ही कर रहे होंगे तो सेशन मुकम्मल हो जाएगा। तो वैसे ही जो है ना ऐसा फील होता है जिस तरह हम किसी को कॉल करते हैं तो वो गुस्से में होता है, हमारी कॉल काट देता है। तो उस तरह की फीलिंग लेने के बजाय हम क्या करते हैं कि इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से ही इस प्रॉब्लम की डिस्कशन से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों? सही है सर। ठीक हो गया ठीक है तो सर। अभी तक की डिस्कशन में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लें, अदरवाइज़ फिर वाइंड अप करते हैं। नो सर। आफ्ताब आपका कोई क्वेश्चन है? नो सर। ओके, ठीक है, थैंक नो यू। सर, बस अगर बुक भेज दें सर, बुक सेंड कर दें आप तो बेहतर होगा।